10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, वैसे भी पढ़ेंगे तो ढंग से ही पढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम टैक्स रिफंड। चलो बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल होगा या नहीं। अगर हमने जब यहां पर लिखा था इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंडिचर, इफ इट हैज बीन रिटन इन सच मैनर विल इट बी अलाउड एट ऑल और डिसअलाउड? अलाउड और डिसअलाउड? 100% डिसअलाउड, क्योंकि पर्सनल नेचर के होते हैं और डायरेक्ट टैक्स के नेचर का है। बताया था सेक्शन 40 सबसेक्शन ए में, हाँ या ना, कि ये बिल्कुल 100% डिसअलाउड खर्चे होते हैं। किसी की बात नहीं सुनता, छोटा मुंह छोटी बात करेगा। नहीं बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो बिल्कुल 100% अलाउड डिसअलाउड होते हैं। तो अगर ये डिसअलाउड हो गया तो इस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका। जब ये डिसअलाउड हो गया तो हमने इनकम प्लस कर दी और उस पर टैक्स दे दिया, नहीं कर दिया? जब डिसअलाउ हो गया तो इसका मतलब इसको यहां मत लिखो, और जब इसको यहां से हटाया तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। यानी इस पर हमने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है। अब जब ये रिफंड होगा तो क्या इस पर टैक्स लगाओगे? जब इस पर ऑलरेडी एक बार टैक्स लग चुका है तो दोबारा टैक्स क्यों लगाओगे? इज इट क्लियर? तो हम इसको हटाएंगे, यानी ये डिसअलाउड होगा इनकम साइड से भी। पक्की बात है? दूसरे केस की बात करते हैं। चलो, इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। फिर आप दूसरे हेड की बात इस हेड में क्यों करते हैं? इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पीजीपीपी से हटाओ। पीजीपीपी के घर में ये कर क्या रहा है? क्यों अमित, ये पीजीपीपी के घर में कर क्या रहा है? इसको हटाओ यहाँ से। तो जब इसको हटाओगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिविडेंड, अगेन अगर ये डोमेस्टिक कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड है तब तो 100% एग्जेम्प्ट होता है। अगर ये किसी इंडियन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड है तो ये 100% एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर? अगर कोई डिविडेंड हमें इंडियन कंपनी से मिलता है या डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है वो 100% एग्जेम्प्ट होता है। सोचना नहीं है। चले आगे। तो इस पर तो कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कंपनी ने टैक्स दे दिया होगा अंडर सेक्शन 115O। तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग नाम देते हैं CDT या DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये मैंने कई बार नाम लिया है बीच में। तो इस पर ऑलरेडी कंपनी डिविडेंड पर टैक्स दे चुकी होती है। क्लियर? जब कंपनी दे चुकी है तो हमको अब देने की जरूरत नहीं है। इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट इट इज 100% एग्जेम्प्ट। चलो, यानी इधर से हमको 4500 हटाने हैं, 6400 हटाने हैं एंड 3600 भी हटाने हैं। तीनों बेकार की बात है। इन तीनों को हटाएंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, कम हो जाएगा। ठीक। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है रिपेयर ऑन बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। तो 175% अलाउड होता है या 100% या 200%? अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 175%। हाँ जी, देख लो, बुक पलट लो, एक बार कंफर्म कर लो कि 175 है या नहीं है। या मैंने जहाँ नोट्स बनवाए थे तुम लोग को वो कॉपी का पेज देख लो, वहाँ देखो मैंने लिखवाया था। हाँ लिखवाया है, ये 175 में ही आएगा। ठीक है। इंटरेस्ट 1,10,000, अगर सब कुछ ठीक है तो ये पूरा 1,10,000 अलाउड होगा। ट्रैवलिंग, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो पूरा 1,30,000 अलाउड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। यानी अभी तक तो हमको वही 3 प्रॉब्लम्स मिली, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। और साइंटिफिक रिसर्च में 175% का डिडक्शन देना है, न कि 100% का। तो इसको 1,00,000 को 1,75,000 का डिडक्शन देना बनता है। रिपेयर ऑन बिल्डिंग इंक्लूड्स 95,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ कंपाउंड वॉल फॉर द ओन बिजनेस प्रीमाइसेस। ये क्या बात कर रहे हो? बिल्डिंग का खर्चा है, आप उसको रेवेन्यू कैसे ट्रीट कर रहे हो? ये कैपिटल नेचर का खर्चा है।
आपने उसको रिपेयर में डाल दिया, गलत है या नहीं? तो रिपेयर से हटाओ उसको कहाँ ले जाओ? बिल्डिंग में। और अगर बिल्डिंग में ले जाओगे तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ या ना? बिजनेस प्रीमाइसेस का है और बिल्डिंग जो बिजनेस में यूज होती है उस पर 10% का डेप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है, हाँ या ना? पक्की बात है। Interest payment include interest of rupees 12,000 payable outside India to a non-resident Indian and on which tax has not been deducted and penalty of 24,000 for contravention of Central Sales Tax Act। दो चीजें बोला, जो इंटरेस्ट है उसमें 12,000 रुपए ऐसा पेमेंट शामिल है जो मैंने नॉन रेजिडेंट इंडियन को पेमेंट किया। हमें इससे मतलब नहीं होता कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है या नॉन रेजिडेंट नॉन इंडियन है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। वी आर ओनली कंसर्न विद दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज नॉन रेजिडेंट और नॉट ओनली। हमें एनआरआई से कोई लेना देना नहीं होता, हमें एनआर से मतलब होता है। क्यों? तो क्या कहेंगे इसको, 12,000 अगर मैंने पेमेंट कर दिया आउटसाइड इंडिया बिना टीडीएस के डिडक्शन के, तो तुम लोग को तो मैंने अच्छी तरह बताया है कि अगर कोई भी अमाउंट बिना टीडीएस के पेमेंट के आउटसाइड इंडिया पेमेंट होता है तो सेक्शन 40 कैपिटल है कि स्मॉल है? देखो पेजेस पलटो और हमें बताओ कि टीडीएस का बिना पेमेंट का, बिना टीडीएस को चार्ज किए अगर हम पेमेंट आउटसाइड इंडिया करते हैं तो वो कौन सा होता है? कौन सा? देखने दीजिए। स्मॉल ए में टीडीएस की बात है या कैपिटल ए में टीडीएस की बात है? अरे खोजने में क्यों इतना देर लग रहा है? टीडीएस का मैटर कहां डिस्कस किया गया है? किसमें? ठीक है ना? अगर हमने किसी नॉन रेजिडेंट को चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में कोई भी अमाउंट जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, टीडीएस डिडक्ट किए बिना अगर हमने वो सम का पेमेंट कर दिया तो वो 100% डिसअलाउड होता है। बात खत्म। दो कंडीशन में, या तो मैंने टीडीएस चार्ज कर लिया था 31 मार्च तक और रिटर्न फाइल करने की डेट तक हम टीडीएस का पेमेंट नहीं कर पाए, पहला केस, तो डिसअलाउड हो जाएगा उस साल। दूसरा केस, प्रीवियस ईयर में तो टीडीएस हमने डिडक्ट ही नहीं किया था तो हमारा डिसअलाउड हो जाएगा एंटायर सम। ये तब अलाउड होगा जब हम उसको पेमेंट करेंगे जिस साल में, या टीडीएस चार्ज करके जमा करेंगे। दो कंडीशंस मैंने बताई थी कि 31 मार्च 2016 तक या तो टीडीएस काट लिया था लेकिन आरओआई की डेट तक डिपॉजिट नहीं किया था तो डिसअलाउड हो जाएगा। आरओआई की डेट मान लेते हैं 30 सितंबर, बोलो ना, मान लें। अगर हमने टीडीएस चार्ज कर लिया था 31 मार्च तक और 30 सितंबर के अंदर जमा कर दिया था सरकार के खाते में तो अलाउड हो जाता है। ये मान लिया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने टीडीएस चार्ज किया है लेकिन उसको डिपॉजिट नहीं किया आरओआई की डेट तक तो ये इस साल अलाउड ना हो करके इसको कब जमा किया? इसके बाद, तो 16-17 प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा, न कि 15-16 में। अब बात समझ में आई? क्लियर है? पहला केस। दूसरा केस, हमने टीडीएस तो चार्ज ही नहीं किया 31 मार्च तक, तो बेटा अब तुम चाहे अप्रैल में ही चार्ज करके डिपॉजिट करो, मार्च में ही, मई में चार्ज करके डिपॉजिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको सीधे ये अगले साल ही अलाउड होगा। क्लियर है? पक्की बात है? याद आया? ये मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट का केस। रेजिडेंट के केस में बताया था 100% अलाउड डिसअलाउड नहीं होता, 30% डिसअलाउड होता है और इसी तरह अलाउड हो जाता है वही 30%। याद आया? अब ये आएगा वो 30% वाला भी। फिलहाल इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 12,000 पेबल आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट इंडियन ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको डिसअलाउड कर देंगे। दूसरा, पेनाल्टी है 24,000 फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो मैंने आपको बताया था हाजी अजीज बूट केस वाला, अरे हाजी अजीज एंड अब्दुल शकूर ब्रदर्स, याद होगा। पेनाल्टी पेड फॉर कंट्रावेंशन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड, हाँ है ना? पक्की बात है ना? लिखवाया था ना, वर्ड मैंने लिखा था पेनाल्टी पेड फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। ढंग से अगर जाकर देखो तो मैंने वर्ड यूज किया था इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। पेज में देखो मैंने एक असाइनमेंट में दिया हुआ है, सेक्शन 37 के आगे दिया है, देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
किस पेज पर है 37? 86 जी हाँ, पहला ही हाजी अजीज एंड अब्दुल शकूर ब्रदर्स पेनाल्टी पेड फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ दिया है ना, वो अलाउड नहीं होता, तो इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ है, कंट्रावेंशन ऑफ लॉ है, अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज हो गया, कॉम्प्यूट द इनकम चार्जेबल, चलो 2 मिनट लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ हाँ जी, नेट प्रॉफिट बताएं एज गिवन 94,500। किस साइड को पहले आप लेकर चलेंगे? चलो इनकम साइड को पहले हटा देते हैं, इनकम टैक्स रिफंड। अब सर एग्जाम में हम क्या करेंगे? केवल ऐसे ही लिख देंगे जैसे आप लिख दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं लिखेंगे ऐसे, हम यहाँ नोट्स लिखेंगे, नोट नंबर 1 2 3 4 5 जो भी अलाउड डिसअलाउड करेंगे उनके अगेंस्ट हम नीचे नोट लिखेंगे। फिलहाल अभी हम ये नोट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट्स ये तुम लोग एग्जाम में कमेंट नंबर 1 कमेंट नंबर 2 या नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 के तौर पर नीचे दोगे, क्यों भाई? नॉट अलाउड और ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। क्लियर? पक्की बात है। दूसरा, इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, ये भी हटा दो। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना रुपया है? 6,400 लिखोगे। टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर्स। इधर क्या कर रहा है? हटा दिया। लिखा हुआ है डिविडेंड, कितना रुपया? 3,600। टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बट 100% एग्जेम्प्ट है इफ रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन कंपनी। लिख लोगे? पक्का? अब सबसे पहले रिपेयर की बात करते हैं। रिपेयर को अगर हम हटाएंगे 95,000 से, क्योंकि बिल्डिंग के रिपेयर पर है, 95,000 से हटाएंगे और तुम लोग लिखने में मस्त हो, समझ में तो आएगा नहीं। रिपेयर की अगर हम बात करें तो 95,000 रिपेयर हटाना है, क्योंकि बिल्डिंग पर खर्च किया गया था, कैपिटल नेचर का था। खर्चे को हटाओगे तो इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। रिपेयर 90 कैपिटल नेचर माइनस करोगे डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन ऑफ बिल्डिंग। हाँ या ना? नॉर्मली बुक्स ने जब तुम लोग प्रैक्टिस मैनुअल से ये क्वेश्चन निकालोगे तो उन्होंने ये डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये डेप्रिसिएशन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमारा काम है देना। एसएससी का फ़ायदा करवाना है या घाटा करवाना है? फ़ायदा तो ऐसे होगा ना कि खर्चा बढ़ाओ, अगर जेन्युइन है डेप्रिसिएशन तो दे दो। कहाँ लिखा है? इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन लिखा है, काट डालो, काट दो उसको। तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन ऑफ बिल्डिंग, बोलो ना भाई, आदत रहेगी तो एग्जाम में कर लेंगे। 9,500 एज एट द रेट ऑफ, मान लेंगे 180 डेज से ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो, एडवर्टीजमेंट हो गया। पेनाल्टी, इंटरेस्ट माइनस कि प्लस इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट कितना है? विदाउट डिडक्शन, विदाउट टीडीएस, बोलो ना, प्लस पेनाल्टी 24,000, पेनाल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ नॉट डिडक्टेबल। अगर ये पीनल नेचर की है तो नहीं डिडक्टेबल होगी, अगर ये कंपनसेटरी नेचर की है तो डिडक्टेबल होगी। और कुछ बचा? हाँ, साइंटिफिक रिसर्च।
तो प्लस कर दो साइंटिफिक रिसर्च। कितना? लेकिन 1 लाख नहीं प्लस होगा, डिडक्ट होगा कितना? साइंटिफिक रिसर्च। चलो हम सीधे केवल 75,000 माइनस कर देते हैं। 1,75,000 माइनस होना था ना। 1 लाख खर्च करो, 1,75,000 की छूट पाओ। तो 1 लाख ऑलरेडी माइनस हो गया है, 75,000 और माइनस कर दिया। ये समझ में आया ना? हटा दे रहे हैं इसको और बोलो खुश। अलाउड एज एट द रेट ऑफ, ठीक है ना? कुछ बचा हो तो बता दो हमें, हमें नहीं लगता कुछ बचा। टोटल करो। सात आठ 7 32 7,98,500 शायद। तो हमने कौन सा अमाउंट ऐसा पिक कर लिया भाई? हाँ बताओ। अच्छा हमने उसका जीपी उठा लिया, ठीक। हाँ बताओ कितना है? 276,500। थोड़ा जल्दी करेंगे नोट। एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 55 तुम लोग को क्लास वर्क दे देते हैं और 5 मिनट देते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कमाल। हाँ बाबू बताओ, ये कितना आया था? 150 कम हो जाएगा ना, ये इतना आएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। बात नहीं, कहता है फॉलोइंग इज द पीएल अकाउंट ऑफ मिस्टर क्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इनकम टैक्स रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। रिपेयर ऑन बिल्डिंग अमाउंट पेड टू IIT मुंबई फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में या तो 175 मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अप्रूव्ड कर रखा है तो 175, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अप्रूव किया है तो कितना? 175। और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने अप्रूव किया हो तो कितना? 200। कुछ दिया है इसमें तो हम मान लेंगे कि इसको प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। मान लेंगे, नीचे नोट डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्रोग्राम और कंट्रीब्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ किसी प्रोग्राम के लिए दिया गया है तो प्रोग्राम में केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 175 या 200। चलो, इंटरेस्ट हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। रिपेयर ऑन बिल्डिंग इंक्लूड्स ₹1 लाख बीइंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ न्यू रूम, हो गया। सेम वही चीज़ है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड 50,000 विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। इसका मतलब किसी रेजिडेंट को पेमेंट किया होगा। अगर अदरवाइज नॉन रेजिडेंट होता तो स्पेसिफिक सिचुएशन होती है और स्पेसिफिक सिचुएशन का वो पॉइंट दिया रहता। अच्छा, एंड पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेल्स टैक्स दिया 24,000। सारी चीजें वही हैं।
नेट प्रॉफिट एज गिवन 93,950 प्लस कर दे बिल्डिंग रिपेयर, कितना रुपया? एग्जैक्ट 1 लाख है। माइनस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कर दें, एडिशन ऑफ बिल्डिंग, इग्नोर लिखा है क्या? काट डालना। ये इसका 10% हो जाएगा। और बताओ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट जो डिसअलाउड होगा दैट इज 50,000। 50,000। अच्छा 30% लेना है तो 50,000 का 30%। अच्छा, लेकिन ये अलाउड हो जाएगा बाद में अगर हमने इसको पेमेंट कर दिया तो। अच्छा, पेनाल्टी कितना? वापस आते हैं क्वेश्चन पे। आईटी रिफंड क्रेडिट साइड माइनस, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा इनकम टैक्स है, कितना होता है? 108,000। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? 8,100 है। माइनस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 60, और कुछ बचा? जी हाँ, साइंटिफिक रिसर्च पर 200% डिडक्शन मिलती है, तो वेटेड डिडक्शन ऑन साइंटिफिक रिसर्च 1 लाख। और कितना बचा? 1,04,850। हटा दे, हो तो गया ही होगा। ये 8,000 है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। गोविंदा का गाना था राजू पर, याद है? ओए राजू, हद कर दी आपने, नहीं याद आया? मिस्टर राजू, राजू बन गया जेंटलमैन, ये याद आ गया होगा। A manufacturer at Chennai gives the following manufacturing, trading and PL account for the year ended 31st March 2016. Opening stock, okay. Purchase of raw material, manufacturing wages and expenses, GP, sales and closing stock. हमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। GP, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, क्या कर रहे हो? ये एग्जेम्प्ट है और अदर सोर्सेज में जाता है, अगर जाता भी है तो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल नेट हटा दो, अभी हम लोगों ने एग्रीगेशन करना सीखा नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2(1)A और उसमें हम लोग सीखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन, उसको एग्रीगेशन करना पीजीबीपी के साथ। नहीं सीखा है, हटा देंगे यहाँ से हम लोग, ठीक। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ठीक है। स्टेट वैट पेनाल्टी हटा देना, स्टेट वैट पेड, ओके। जनरल एक्सपेंसेस, ओके। इंटरेस्ट टू बैंक, ठीक है। ऑन मशीनरी टर्म लोन, डेप्रिसिएशन भी ठीक है। नेट प्रॉफिट, तो प्रॉब्लम कहाँ है नीचे देखते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं उसमें इंक्लूड है 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द एसएससी। द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज 36,000। तो ये एसेसिंग ऑफिसर को एक पावर मिला हुआ है कि अगर कोई अनरीजनेबल या नॉन जेन्युइन अमाउंट हो तो वो डिसअलाउड
कर सकता है अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो। तो कितना नॉन जेन्युइन है? 10,000 डिसअलाउ कर देगा। द एसएससी पेड 33,000 कैश टू अ ट्रांसपोर्टर करियर या कैरियर on 29th of December 2015. This amount is included in manufacturing expenses. Assume that the provision relating to TDS are not applicable to this payment. ठीक है, TDS applicable नहीं होता, पहली चीज। दूसरा 33,000 amount has been paid in cash. Will it be allowable or disallowed? It is allowed, क्योंकि 35,000 तक ट्रांसपोर्ट कैरियर को आप पेमेंट कर सकते हैं। 35,000 तक ट्रांसपोर्ट कैरियर को आप पेमेंट कर सकते हैं। वहां पर लिमिट 20,000 नहीं है। ट्रांसपोर्ट कैरियर के केस में लिमिट 35,000 है। तो यहाँ पर केवल आपको फंसाने के लिए दे रखा है। तो ये बेकार की इंफॉर्मेशन थी। पॉइंट नंबर 2 हैज नो एनी यूज। अ सम ऑफ ₹4,000 पर मंथ वॉज पेड एज सैलरी टू अ स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके पीछे 2 व्यूज हैं, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल व्यू लेकर के चलेंगे, जो हम लोग लेकर हमेशा चलेंगे आगे। अगर कोई खर्चा अलाउेबल है and has not been recorded in our books of account, it means it's a clerical mistake or the amount has not been recorded by omission. ये मान सकते हैं ना? मान सकते हैं ना? सारी चीज़ें जेन्युइन है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया। 48,000 रुपये, 4,000 पर मंथ, सालाना 48,000, तो रिकॉर्ड कर लो, डिडक्शन दे दो। एक और व्यू है इसका, अल्टरनेटिव व्यू, जो तुम लोग के प्रैक्टिस मैनुअल ने यूज़ किया है, हम लोग उसको नहीं यूज़ करेंगे। उसने नीचे लिखा हुआ अल्टरनेटिव वे ये है जो मैंने अभी बता दिया। हम इसको मेन मान करके चलेंगे, क्योंकि नॉर्मल सेंस में तो यही होता है कि कोई खर्चा लिखने से छूट गया तो अलाउड कर दो भाई, सीधी सी बात है, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है। उसने ये मान लिया कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, खर्चा है, पूछा गया खर्चा कैसे किए, सारा तुमने रिकॉर्ड किया, खर्चा कैसे किए पूछा गया, बता ही नहीं पाया बिजनेसमैन। अब बताओ, अपना खर्चा नहीं बता पा रहा, कहाँ से किए, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहा था, आखिर वो कौन सी इनकम थी जहां से उसने 48,000 रुपए दिए। क्योंकि अगर सारा खर्चा तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखा है, तो ये 48,000 का खर्चा तुमने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? अगर तुमने खर्चा किया है, पता चल गया है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो इसका मतलब बेटा तूने चोरी की है की है ना। और अगर चोरी की है डिसअलाउड अलाउड तो होगा ही नहीं, क्योंकि खर्चा किए ही नहीं, लिखे ही नहीं हो पहली चीज। तो अलाउड डिसअलाउड की तो बात ही नहीं होती ही। अब बेटा पेनाल्टी के चक्कर में आ जाओ, ये तो ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, ऊपर से एडिशन हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एक इनकम पड़ी हुई है 48,000 की कहीं पर, वो मैंने दिखाई नहीं है, दिखाओ अब लाओ, छूट मत मांगना, उल्टा पेनाल्टी लग गया, 48,000 घटने के बजाय जुड़ गया। तो हम उस कंसेप्ट को लेकर नहीं चलेंगे, मान लेंगे कि एसएससी ने के पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं उसको प्रूफ करने के लिए, और नॉर्मल कोर्स में लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो 48,000 अलाउड कर देंगे। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड 31 मार्च 2016 वॉज ₹20,000, द बैलेंस वॉज पेड इन अक्टूबर। ओके, प्रॉब्लम आ गई। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में तुम लोग को मैंने सेक्शन 43B बताया था, जिसमें कहा था एक्चुअल अमाउंट मस्ट बी पेड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द डिडक्शन देयर ऑफ। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने वहाँ पर फिर एक छूट भी दी थी कि 31 मार्च का अगर पेमेंट आपने रिटर्न फाइलिंग कर भी दिया तो मान लिया जाएगा ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर किया गया है, पेमेंट बेसिस पर अलाउड होता है। याद आया? नहीं याद आया? आ गया। तो यहाँ पर भी आप मान लेंगे कि 31 मार्च तक इसने पेमेंट कर दिया था, लेकिन बाकी जो है 20,000 कर दिया था, लेकिन बैलेंस अक्टूबर में पेमेंट किया है। तो इसका मतलब रिटर्न दाखिल करने के बाद तो टोटल कितना खर्चा था इंटरेस्ट का? 60,000। तो 20,000 तो अलाउड कर दो, 40,000 डिसअलाउड कर दो। ये कब अलाउड होगा? अगले साल, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। अच्छा, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड रिलेट्स टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो इसका पीजीबीपी से कोई लेना देना occupied by him. Interest on housing loan was ₹23,000. Housing loan was taken from Canara Bank. These amount was not dealt with in the profit and loss given above. ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं, पीजीबीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता नीचे जैसे लिखा है कंप्यूट द टोटल इनकम, तो हम लोग पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी सबको लेकर के चलते। लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं फिलहाल आज के डेट में? पीजीबीपी। अगर कहोगे तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का भी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। फिलहाल उसको किनारे करते हैं, हम लोग पीजीबीपी पर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। करना हो तो बोल देना, कर देंगे, 1 मिनट लगेगा। नीचे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन जिस तरह से अराइव हुआ है उसका डिटेल कुछ इस तरह से है। ओपनिंग WDV प्लस एडिशन और 180 दिन से ज़्यादा यूज हुई है एसेट, टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एंड इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर दिस सेक्शन। चलें सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर
57। चलो कमेंट भी मार देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5 लाख। अच्छा, इतना कम। अब जो जो चीजें पहले ऊपर पीएल में दिख रही हैं उसको तो हटा दो, जो सीधे डायरेक्टली अलाउड या डिसअलाउड है। डिविडेंड माइनस कर दो 15,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम 180। नॉट टैक्सेबल 100% एग्जेम्प्ट होता है, फिलहाल हम लोग ये जानते हैं। हो गया। एक्सपेंसेस साइड देखो। स्टेट वेट पेनाल्टी पीनल नेचर का मान लें 5,000। ठीक, अब आते हैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। 46,000 कमीशन है, एक्सेस अमाउंट है, एक्सेसिव पेमेंट कितना? 46,000 माइनस 36,000 ना। दिस इज द पावर ऑफ एओ। दूसरा, द एसएससी पेड ₹33,000 इन कैश टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अ सम ऑफ 4,000 पर मंथ सैलरी 48,000। 4,000 इंटू 12 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, हाँ या ना। बैंक का टर्म लोन 20,000 अलाउड होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000। 60,000 माइनस 20,000 क्यों डिसअलाउड हुआ है? नॉट पेड टिल डेट ऑफ आरओआई, हाँ या ना। हाउसिंग लोन किनारे करो। डेप्रिसिएशन, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैसे होगा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन? देखो इधर ओपनिंग WDV कितनी दी हुई है, प्लस एडिशन कितना है? तुम लोग एक्चुअल कॉस्ट लिखना डिटेल में, 2 लाख। प्लस 180 डेज है और प्लस फिर एडिशन है, लेस देन 180 है, हाँ या ना। 2 लाख और है, टोटल एडिशन 4 लाख था। और किस चीज का था ये? कौन सी एसेट थी? डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? कहाँ लिखा है प्लांट एंड मशीनरी? लिखा है 15% के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी है। टोटल कितना हो गया? माइनस डेप्रिसिएशन 12 लाख पर पूरा 15% यानी 1,80,000, प्लस इस पर पूरा 15% यानी 30,000, इस पर 50% लगेगा यानी 15,000, यानी 2,25,000 का टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। जबकि दिया कितना हुआ था? तो इसका मतलब 25,000 कम दिया है ना। तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन कितना? 25,000। यहाँ तो 2 लाख ऐड करके 2,25,000 माइनस कर दो,
या नेट 25,000 माइनस कर दो, जैसा तुम लोग को समझ में आता है। कुछ और बचा है तो बता दो, कुछ और छूट रहा है तो बता दो, हमें नहीं लगता कुछ छूट रहा है। खत्म करें? कितना आया? This is your answer. आप लोग अपनी बुक में कुछ लाइनें नोट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। लिख लें कहीं पर अपने बुक्स में। सेक्शन 44AA का सेक्शन होगा कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। 44AA है ना, उसमें मैंने बताया था कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रखना, सुन लो, मैंने उसमें केवल इतना बताया था हर एक एसएससी जिसकी पिछले 3 सालों में, आज वो बैठ जाएगा ये देखने के लिए क्या उसके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ही हैज़ टू फाइनलाइज दैट वेदर ही इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। फॉर दैट पर्पजेज ही विल ट्राई टू सी द लास्ट 3 years देयर सेल्स फिगर और द प्रॉफिट फिगर। हाँ या ना, अगर पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में उसकी प्रॉफिट 1,20,000 या उससे अधिक है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में
उसकी सेल्स ग्रॉस रिसीट 10 लाख के ऊपर है तो ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिट्स बुक्स ऑफ अकाउंट कंपल्सरीली। अगर नया बिजनेस सेटअप है तो लाइकली टू बी एक्सीड, याद आया होगा, क्लियर है। आज हम लोग बात करेंगे इसी में कुछ स्पेसिफाइड पर्संस के लिए दो तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, सुन लो। कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना स्पेसिफाइड पर्संस के लिए एंड अदर पर्संस के लिए। हम लोगों ने जो बात की थी ना, 1,20,000 इनकम और 10 लाख की रिसीट या सेल्स, याद आया, या टर्नओवर, वो इसके लिए था। अब हम जरा इसकी बात करते हैं, कौन होते हैं ये स्पेसिफाइड पर्संस। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉ फर्म्स यानी लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग फर्म्स, फिल्म आर्टिस्ट, ये होते हैं स्पेसिफाइड पर्संस। इनके लिए रूल अलग है, ध्यान देंगे क्या है और कहीं लिख लें। स्टडी मैट जहाँ पर 44AA दिया हुआ है आपके बुक या असाइनमेंट में, उसमें ये लिख लें। In case of a specified person, books of accounts are required to be maintained if books of account is required to be maintained if his gross receipt gross receipt नहीं समझे तुम लोग, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रॉस रिसीट। कितने आश्चर्य की बात है जब आगे सुनोगे तो। इफ हिज ग्रॉस रिसीट इन द प्रोफेशन इज एक्सीड ₹1,50,000 इज एक्सीड ₹1,50,000, केवल 1,50,000, इतना गिरा डाला। 1,50,000 रुपए की अगर इनकी ग्रॉस रिसीट हो, यानी टोटल सेल, वहां प्रॉफिट की बात हो रही थी और सेल की बात हो रही थी, लेकिन यहां केवल ग्रॉस रिसीट की बात हो रही है। अगर 1,50,000 से अधिक है, ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट इफ हिज ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स ₹1,50,000, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इन एनी वन ऑफ द 3 years। क्लियर? अब सुनो, मैं थोड़ा इसको चेंज करूंगा। ये तुम लोग के दिमाग में जो बात आती है मैंने वो बता दी, अब मैंने जो लिखवाया मैं उसको कट करवाऊंगा और थोड़ा वहां पर चेंज करवाऊंगा, ताकि जब भी तुम लोग इस लाइन को देखो तुरंत क्लिक करे कि आखिर मेरा पर्पस क्या था लिखवाने का और अलग से कट करवाने का। इसको उल्टा समझना है। लोग ऐसे ही समझते हैं जैसे तुम लोगों ने ओ करके समझा। अब थोड़ा सीधा समझे। He is not required to maintain, not required, मैंने जहां लिखा है he is required to maintain, नीचे से अपॉस्ट्रोफी लगाकर ऊपर लिखो अलग कलर से not, ऐसे करके नीचे से लिखते हो ना, not करके लिखते हो, नहीं लिखते हो, ऐसे लिखो। he is not required to maintain, not को अलग कलर से लिखना, not required to maintain books of account compulsorily if his gross receipt, यहां तक लिखा था, is exceed वर्ड लिखा था, not exceed, आगे पूरा वही रहेगा। सोचो, अब बिल्कुल उल्टा केस हो गया। अब जरा पूरा लाइन पढ़ते हैं, अब मैं फिर से पढ़ता हूं। Specified persons are not required to maintain their books of account compulsorily if the gross receipt does not is not exceed ₹1,50,000 in any of the 3 preceding previous years। यहां उल्टा बोला जा रहा है, बोलने का सिस्टम ही उल्टा है, नहीं समझे। पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में अगर 1,50 के नीचे है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।
नहीं समझे, फिर से समझो। पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में अगर उसका 1,50,000 से कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर ऐसे समझना है, नहीं उसमें तो ये था 1,20,000 से ऊपर हो किसी भी एक साल में। मैंने उल्टा करवा दिया बेटा, नॉट लिखवा दिया। तब कहाँ थे जब मैं लिखवा रहा था? अभी तो मैंने लिखवाया, कहाँ थे, दिमाग कहाँ दौड़ रहा था। जस्ट उल्टा करवा दिया, 2 जगह नॉट लिखकर बिल्कुल जमीन आसमान बिल्कुल अलग अलग हो गए, उल्टा हो गया। जो बोल रहे थे उसका रिवर्स मैटर हो गया। समझ में वही आता है जो पहले मैंने लिखवाया, वही समझ में ही आता है। हाँ, पढ़ने के बावजूद भी वही दिमाग में अच्छा ऐसे ही होगा, लेकिन वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, वो कुछ उल्टा ही है। अब क्लियर है कि स्पेसिफाइड पर्सन्स में बुक्स ऑफ अकाउंट आपको तभी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में 1,50 से कम है तो, यानी तीनों साल में 1,50 से ऊपर होना चाहिए। ये बात सही है, तीनों सालों में, गाली नहीं दे रहा हूं, तीनों ईयर्स में 1,50 से ऊपर होना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? अब जरा ये क्वेश्चन देखते हैं आपका। अच्छा, मैंने जो बताया स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन कौन से होते हैं बता दिया ना। लॉ फर्म्स होती हैं, लिख लो कहीं पर स्पेसिफाइड पर्सन्स में। लॉ फर्म्स हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन है, अकाउंटेंसी फर्म है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंफीरियर डेकोरेशन नहीं इंटीरियर डेकोरेशन है, इंटीरियर डेकोरेशन है, फिल्म आर्टिस्ट है। बात समझ में आई? ये लोग स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सुन लो, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। मुकुंद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्या ये स्पेसिफाइड पर्सन है? फिल्म आर्टिस्ट के ऊपर अंडरलाइन करके लिख देना स्पेसिफाइड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 28 में जहां फिल्म आर्टिस्ट लिखा है उसके ऊपर लिख देना स्पेसिफाइड पर्सन, ताकि तुम लोग सही जगह अटैक कर सको। हिज ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन आर एज अंडर, पिछले 3 साल का ग्रॉस रिसीट दिया है, 12, 13, 13, 14 और 14, 15। क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? क्यों नहीं है? तीनों साल में 1,50 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसका एक साल में 1,25 हो गया, तो उसको एरो दे करके लिख दो लेस देन 150,000, सो नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन। अब समझ में आया? यहां पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे पढ़ेंगे अच्छा 1,50 से ऊपर है, ले लो कोई भी एक साल में। यहां उल्टा समझना है, तीनों साल में 1,50 से ऊपर होना चाहिए। पढ़ देता हूं फिर से जो बुक्स में लिखा है। सर्कमस्टांसेस वेयर मेंटेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट शैल नॉट बी नेसेसरी, शैल नॉट बी नेसेसरी, उल्टा लिखा है, शैल बी नेसेसरी नहीं लिखा है, शैल नॉट बी नेसेसरी लिखा है। मेंटेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल नॉट अप्लाई in case of any person if his total gross receipt in the profession do not exceed 150 in any one of 3 years immediately preceding the previous year. Is it clear? और अगर नया है बिजनेस तो likely to be exceed. क्यों बोलो? likely not likely to be exceed. तब चलें आगे, टाटा बोलें। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों ने पूरी मेहनत कर ली पीजीबीपी चैप्टर पे। अब आपकी मेहनत काम आएगी, घर जाकर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आईसीडीएस के क्वेश्चन, एक बात बताओ ना, सैंडविच क्रेडिट करवाया? आईसीडीएस नहीं था तो और क्या था? गवर्नमेंट ग्रांट करवाया? आईसीडीएस नहीं था तो क्या था? जितने रेवेन्यू नेचर के खर्चे अलाउड और डिसअलाउड कर रहे हैं, कैपिटल नेचर को हटा रहे हैं, आईसीडीएस है या नहीं है? सब तो आईसीडीएस है। और मैंने ये बोला था नॉर्मली हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आईसीडीएस को फॉलो करने की, लेकिन जहां पर भाई प्रोविजन बने हुए, इनकम टैक्स ने ऑलरेडी सारी चीजें आईसीडीएस के अकॉर्डिंग बनाई हुई हैं, लेकिन वहां पर जब मैंने आईसीडीएस पढ़ाया था, इनकम कॉम्पिटिशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, तो मैंने वहां पर साफ साफ बताया था
आईसीडीएस और टैक्स अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट बात करें तो हम लोग टैक्स प्रोविजंस को ऊपर रखेंगे, तब तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो पूछने की जरूरत ही नहीं। सर आईसीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द आईसीडीएस। हाँ और बोलो, नहीं बोल हम लोग का चैप्टर ख़त्म है, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमें नहीं लगता कुछ बचा है। 30% डिसअलाउड होता है अगर आपने कोई अमाउंट टीडीएस डिडक्ट किए बिना किसी रेजिडेंट एसएससी को पेमेंट कर दिया, चाहे इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिडेंट एसएससी को पेमेंट कर दिया तो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। इट विल बी अलाउड इन दैट ईयर इन विच द टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड और पेड, दैट्स इट। क्लियर है? 50,000 तो पहले से लेस है ना। बच्चे ने कहा 50,000 पहले से लेस है, तो हम लोगों ने क्या किया था उसमें? लाओ 15,000 क्या किया था? ऐड किया है ना, तो ठीक ही है, तो सही किया है ना। अरे बेटा 50,000 लेस है, जबकि लेस होना चाहिए 35,000, क्योंकि 30% डिसअलाउड होगा, 30% डिसअलाउड होगा, 30% डिसअलाउड होगा। तो 50,000 का 30% कितना होता है? 15,000 डिसअलाउड करने का मतलब वो खर्चा खर्चे में नहीं आना चाहिए था, तो आप 15,000 से इनकम बढ़ा दो, यही तो किया। 35,000 जैसा है वो सही है, जहाँ घटना था वो घटा, 15,000 ज़्यादा आपने लेस कर दिया था, उसको वापस ऐड बैक करो। कुछ छूटा हो तो बताओ, कोई पॉइंट छूटा हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। फिर वही बात। थैंक यू बच्चों।